नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ ऑटिज़्म एक जो समस्या चल रही है बच्चों में ख़ास तौर पर। इस समस्या को हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या कंसीव करती है, उन 9 महीनों में उन्हें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है, जिससे कि उनके बच्चे को ऑटिज़्म की प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, ये जो भी चीज़ें सावधानियाँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा या रेमेडियल में आपको बताऊँगा, ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड पे हैं। दूसरा इसका हमारे शास्त्रों से भी संबंध है और हमारे व्यावहारिक ज्ञान के अनुसार जो इतने समय से इतिहास है भारतवर्ष का, उस व्यवहारिक ज्ञान के बेस पे भी कुछ अनुभव इसमें शामिल है जिसके बिहाफ पे ये रेमेडियल मेजर बनाया गया है। पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज्म जो समस्या है वो किस तरीके की समस्या है। हम देखते हैं कि जब 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष या 3 वर्ष का बच्चा कम बात करता है या स्पीच में उसके कमी होती है या एक तरीके की सोशल एंजाइटी वर्ड ना यूज करके मैं कहूँ सोशल एरर होते हैं, जैसे कि बच्चा अकेला रहना चाहता है, वो भीड़ को फेस नहीं करना चाहता है, वो बच्चों में नहीं जाना चाहता, वो बस अकेले में मस्त है या अकेले में रहना चाहता है। दूसरा कम्युनिकेशन एरर भी आपको देखने को मिलेंगे कई बार कि बच्चा क्या करता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए उसको कोई फल चाहिए या कोई किसी तरीके का टॉय चाहिए, तो वो उस टॉय की तरफ इशारा ना कर कर वो आपको खींच कर लेकर जाएगा और एग्जैक्टली उस चीज़ के पास ले जाएगा। तो ये कमी है कि वो कम्युनिकेशन का जो साइन है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये भी ऑटिज्म का एक पार्ट बनता है। इसके बाद में कहा जाता है कि 1.5 साल का बच्चा 5 से 10 अक्षर या शब्दों को बोल सकता है और उसके बाद में 2 या 2.5 साल का बच्चा 2 शब्दों को मिलाकर शब्द बोल सकता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, नाना या चलो, चलना है। तो इस तरीके के शब्द का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपके बच्चों में नहीं होते हुए दिखती है, तब हम टेस्ट कराते हैं या पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, तो पता चलता है कि बच्चा आपका ऑटिज़्म से सफ़र कर रहा है। और आज की डेट पे मैं दिख रहा हूँ, बहुत से लोगों में, भारतवर्ष में तो न जाने हर चौथे, 5वें, छठे, 7वें मतलब बच्चे को कोई ना कोई ऑटिज़्म या देरी से बोलना या स्पीच का इश्यू आ रहा है। अब ऐसे में हमें जिनको ऑटिज्म हो गया है, उनको तो मेडिकली स्पीच थेरेपीज के थ्रू और एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेकर अपना वर्क करना है। लेकिन यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान में, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं जो 9 महीने निकालती हैं, उस दौरान उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन चीज़ों से बचना चाहिए। और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या वो ऐसा करती हैं जिस वजह से ये ऑटिज्म बन जाता है या प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे पहली चीज है, जब भी कोई फीमेल कंसीव करे तो ये ध्यान रखे कि उसे अकेला नहीं रहना है। सबसे पहला प्रॉब्लम ही यही होता है कि आजकल जैसी प्रेगनेंसी होती है तो पहले तो डॉक्टर्स जी कह देते हैं कि जी बेड रेस्ट है। बेड रेस्ट मिलते ही वो लड़की या फीमेल क्या करती है, अकेले रहती है, मतलब रूम के अंदर आइसोलेट हो जाते हैं। जब आपकी प्रवृत्ति आइसोलेट होने की होगी, अकेले रहने की होगी, तो जो बच्चा है वो भी अकेलेपन में ही रहना अच्छा महसूस करेगा। एक ये पहला रीजन है जिस वजह से ऑटिज्म बनता है। मतलब कि आप अकेलेपन में रहते हैं तो बच्चे में भी वो चीज गुण आएंगे। तो पहले तो आपको अकेले नहीं रहना है, परिवार में घुल मिल कर रहना है। कोशिश करना है कि अपने रूम में सिवाय सोने के अलावा, इसके अलावा आपका घर अगर बड़ा है या लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहें, आप बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरी चीज क्या करनी है, आप अपने घर में ज्यादा समय बिताने के अलावा आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको पार्क में घूमना चाहिए या आपको ऐसी जगहों को विजिट करना चाहिए जहां पर बच्चे खेलते हैं। जैसे किसी प्लेग्राउंड में आप चले गए, वहां पे बच्चों को खेलते हुए देखिए, या किसी और जगह पर
टूरिस्ट प्लेस है या कुछ ऐसा प्लेस है घर के नजदीक जहाँ पे फन फ्लूट विलेज है जहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं। जब आप उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप में और आपकी जो जो होने वाली संतान है उसमें एबिलिटी आएगी बोलने की, दौड़ने की, देखने की। वो ऑटिज्म कम शिकार होगा या ना भी हो। इसके बाद में एक चीज हमें यह भी ध्यान रखनी है कि जेनेटिकली भी अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो बचपन में थोड़ा लेट बोलना सीखे या आपके मतलब उनके जो फादर हैं अगर जेनेटिकली कुछ डिसऑर्डर है तो उसको तो आपको ध्यान देना ही होगा, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। लेकिन हाँ, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अगर उनको फॉलो किया जाएगा तो 90% ये है कि कहीं ना कहीं आप ऑटिज्म से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज है कि हमारे इस हिंदू समाज में या हमारे भारतवर्ष में अधिकतर कहा जाता है कि जब आप कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है कि भाई आप एक काम करिए कि आप इस प्रेगनेंसी के दौरान आध्यात्मिक किताबें पढ़िए या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए। अब आप पढ़ते किस तरीके से हैं जो मैंने अनुभव किया है कि उसको एक फॉर्मेलिटी बना लेते हैं। जैसे रामायण का एक चैप्टर पढ़ना है या रामायण का कुछ पेज पढ़ना है तो अपना एक पेज सेट कर लेंगे कि आज मुझे इतने बजे ये पेज पढ़ना है। बस उसको पढ़कर पेज को पलटकर फिर अपना आएंगे, फिर कमरे में अकेले बैठ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों से आपको बाहर निकलना है। आप, मैं कहूंगा कि इतने लंबे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि आप क्या पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सरस्वती चालीसा सबसे उत्तम है। दरअसल ये जो चालीसाएं होती हैं एक तो ये आप डेली रूटीन में पढ़ेंगी तो क्विक रिस्पॉन्स रहेगा आपकी टंग का, आपके अंदर बोलने का, और वो चीज बच्चा भी सुनेगा और उस चीज की क्विकनेस उस बच्चे में भी आएगी। जब आप रूटीन में डेली हनुमान चालीसा का या किसी चालीसा का रूटीन बनाएंगे तो ऐसे करके उस बच्चे में भी डेली उसी टाइम पर उस चीज को बोलने की या उसको सुनने की क्षमता बनेगी। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आजकल ये बहाना बन जाता है कई बार कि हम तो हिंदी या संस्कृत ऐसी पढ़ नहीं पाते हैं या हमसे रामायण ये पढ़ा नहीं जाता है या हमसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा नहीं जाता है, तो क्या पंडित जी हम सुन सकते हैं? अरे अगर आप सुनोगे कि भाई मैं सुन लेती हूं तो फिर जो आपका बच्चा है ना वो भी सिर्फ सुनेगा ही। उसको ऑटिज्म में जो प्रॉब्लम आती है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा सिर्फ सुनता सब कुछ है, वो बहुत कुछ सुनाई दे रहा होता है लेकिन बोल नहीं पाता है। क्योंकि जब आप ही अपने कल्चर में या अपनी हैबिट्स में उन 9 मंथ में आप इस सिनेरियो को फॉलो करेंगे कि आप सुन लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए। सुनिए, सुनना भी बहुत जरूरी है लेकिन आपको बोलना भी है। इसके बाद आपको फोन से और गैजेट से दूर रहना है। कोशिश करें जितना हो सके उतना डिस्टेंस बनाएं फोन से। मैंने ये देखा है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करती हैं, आज ये देखा गया है मेरे ऑब्जर्वेशन में कि उनका बच्चा जब दूध पीता है या जब उसको दूध ऑफर कराया जाता है तो वो उनको फोन ही चलाना पड़ता है। फोन में कोई कार्टून या कोई चीज उसको ऐसे करके फोन लगा के और एक तरफ बॉटल उसके जो है मुंह की तरफ करके और फोन को सेट करके वो दूध पिलाते हैं। क्योंकि जो आप फोन, और फिर वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एकदम फोन चलाने लगता है। फिर इतने गर्व से 4 आदमियों में बैठकर इतने गर्व से कहते हैं कि देखिए हमारा बच्चा तो इतना छोटा है, 3-4 साल का, ये तो इतना अच्छे से फोन चलाता है, इतना तो मैं भी नहीं जानती जितना ये कर लेता है। आप इस चीज से खुश हो रहे हैं? ये खुशी की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप तो इस एज में फोन आपको एक जगह पे स्थिर कर देता है, आइसोलेट कर देता है। वही चीज उस बच्चे के साथ हो रही है। वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलना चाहेगा क्योंकि उसे फोन की आदत पहले पड़ रही है। वो बच्चा उस फोन में ही सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा, उस फोन से ही जिएगा। फिर आप कहेंगे कि ये बोलता नहीं है। आप बताइए, आप फोन देखते हुए कितना बोलते हैं? जब आप फोन को चलाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, आप बोलते हैं? आपको फोन चुप कर देता है, आपकी वॉइस को क्लोज कर देता है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो बच्चे को जो आप आदत डला रहे हैं, दूध भी वो फोन देखकर पी रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीच कम होती जा रही है। और आप खुद, आपने 9 मंथ फोन चलाया इतना ज्यादा यूज में, तो आप खुद नहीं बोल रहे हैं तो बच्चा कैसे बोलेगा? तो इसके ऊपर भी आपको बड़ा विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, साउंड्स के लिए बच्चों के पार्क में जाना, वहां मिलना, ये सब चीजें बहुत बेहद जरूरी हैं। क्योंकि जब आप जिस चीज को आप देखोगे वैसी क्विकनेस आएगी। इसके अलावा आप अपने बेडरूम में, ये एक वास्तु का पॉइंट है,
एक फोटोग्राफ्स बच्चे की ऐसी यूज करें या लगाएं जिसको आपने डेली रूटीन में देखना है, वो हंसता हुआ हो, बोलता हुआ हो, जो आपको आए। इसके अलावा मोर पंख भी आपको अपने बेडरूम में लगाने चाहिए। मोर पंख इसलिए क्योंकि अभी कुछ लोग ये वीडियो देखकर ये भी कह सकते हैं कि हम बाहर कैसे घुमाएं अपनी बहू को, या वो खुद लड़कियां बोलेंगी हम बाहर कैसे जाएं, हमें तो नजर लग सकती है, या लोग अच्छे नहीं है घर में, नजर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। तो आप अपने घर में, अपने बेडरूम में मोर पंख रखिए। अपने सिरहाने मोर पंख रख सकते हैं, अपने सामने मोर पंख रख सकते हैं। मोर पंख नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करता है, और 9 मंथ के बाद उस मोर पंख को चेंज कर दीजिए, उसके बाद फिर दूसरे लगा दीजिए। ये चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर नजर से बचने के लिए। इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी है कि यहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंग भी प्रेगनेंसी की बहुत सी टिप्स होती हैं, जो कि मैं बता देता हूँ, लेकिन हर घर में ये संभव नहीं हो पाना, क्योंकि आजकल लोगों पे बड़े मकान नहीं है। देखो सब लोग मकान होना, छोटे मकान भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इतनी महंगाई, इतनी चीजें मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली कहते हैं पहले आप नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में कंसीव करिए, वहां से उसके बाद आप साउथ या साउथ वेस्ट में, साउथ खास तौर पे साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आप ज्यादा समय अपना बिताइए, क्योंकि वहां पर पहले गर्भ धारण होगा, फिर गर्भ स्थिर रहेगा। साउथ में गर्भ स्थिर रहेगा, 9 मंथ वो टिका रहेगा, या उस साइड में साउथ की तरफ वो जब जुड़ा रहेगा साउथ वेस्ट की तरफ, तो वो आपको हेल्पिंग हैंड रहेगा, और एक तरीके से आप उसको स्टे कर पाएंगे। इसके अलावा अपने रूम में ब्लू कलर की या वॉयलेट कलर के बल्ब का हमेशा यूज करें रात को सोते समय, जिसका इंप्रेशन या जिसका जो लाइट है वो आपके स्टमक के आसपास आ सके। कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि वॉयलेट कलर या वॉयलेट कलर की जो किरणें होती हैं वो हमारे दिमाग के विकास के लिए बेहद उपयोगी हैं, हमारी बुद्धि को तीव्र करती हैं, अच्छा करती हैं। तो आपका जो बच्चा होगा उसका ब्रेन अच्छा डेवलप होगा, और वो अच्छा डेवलप होगा तो ऑटिज्म वगैरह ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप जो ये वास्तु के टिप्स फॉलो नहीं कर सकते कि पहले नॉर्थ वेस्ट के रूम में रहना है या नॉर्थ के में फिर साउथ में जाएं, इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो सिंपल क्या करें, वो कोशिश करें घर से बाहर ज़्यादा रहें, जैसे कि पार्क घूमें, पार्क में ज़्यादा घूमें, या फिर बच्चों की जगह पर जाएं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। वो इतने वास्तु को फॉलो करेंगे तो भी उनको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप समझिए, देखिए आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जितनी भी कंसीव हुए हैं या बच्चे हुए हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। ऑटिज्म की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई आ रही है। इसके अलावा वो गैजेट्स लवर हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान हर इंसान फोन से टाइम पास कर रहा था और कोई उसके पास में ऑप्शन था नहीं। लैपटॉप से सोशल मीडिया ही उसका चल रहा था। तो वो बच्चे अपने माँ बाप के कम करीब हैं, दादा दादी के कम करीब है, वो सोशल मीडिया के ज्यादा करीब है, वो गैजेट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि कोविड के समय जैसा बना, कोविड एक एग्जाम्पल है कि कैसा कोविड ने आपका वास्तु बना दिया, कैसा पूरे देश का, पूरे विश्व का वास्तु बनाया, कि आपको उसने कवर करके आइसोलेट कर दिया। तो वैसा ही इंप्रेशन आपके बच्चों पे आ रहा है। तो यही समझदारी हमें आगे इस्तेमाल करनी है कि हमें अब आइसोलेट नहीं होना है, कुछ काम करते रहना है, मूव करते रहना है, टोटल बेड रेस्ट पे नहीं रहना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती ही आती है। इसके बाद में एक चीज मैं लास्ट में आपको और बताऊंगा कि बेसिकली जिन लोगों को बच्चा हो गया एंड उसके बाद उनको ऑटिज्म की शिकायत आ रही है, उसके लिए हमें हॉरोस्कोप अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक टिप मैं दूंगा कि वहां आप ये देखिए कि कोई भी जो बच्चा होता है ना, या बड़ा भी होता है खास तौर पर शुरुआती समय में बच्चों पे ध्यान देना होता है। बच्चों की ना कुछ मेमोरीज होती हैं, वो जो भी चीज सीखते हैं, 3 तरीके की मेमोरी होती है। पहली होती है वीडियोग्राफी, दूसरी होती है ऑडिटरी, तीसरी होती है काइनेस्थेटिक। ये तीनों मेमोरीज अलग अलग हैं। कुछ बच्चे देखकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, और कुछ बच्चे टच कर कर जल्दी सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। वो मेमोरी पता लगानी है अपने बच्चे की, आप साइकोलॉजिस्ट से जुड़ सकते हैं या बच्चों के विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। वो मेमोरी अगर आपको पता चल जाए, आप उसी मेमोरी में अगर उसको कमांड दो तो वो जल्दी सीख सकता है। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। आप देखिए कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल है, एक टीचर क्लास में किसी बच्चे को प्लास्टिक के विषय में पढ़ाना चाहती है। प्लास्टिक एक टॉपिक है कि प्लास्टिक क्या है, कैसे समझाना है। एक तो उसके पास ऑप्शन है कि वो प्लास्टिक की बॉटल का
बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बना दे, ठीक है, एक डायग्राम बना दे और उसको दिखाए कि ये प्लास्टिक की बोतल है, या वीडियो चला दे और उसमें दिखाए कि ये प्लास्टिक की बोतल है। आप ये देखेंगे कि ये वीडियोग्राफी मेमोरी है, तो कुछ बच्चों को वो वहां से समझ आ जाएगी। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके बाद में एक तरीका यह है कि टीचर उस प्लास्टिक की बोतल को जमीन पर गिरा दे, बोतल लेकर आए और जमीन पर गिराए। जब वो जमीन पर गिराएगी उसमें से एक साउंड क्रिएट होगी, उस साउंड से जो बच्चा सीखता है वो ऑडिटरी वाला होता है। लास्ट ऑप्शन होता है कि टीचर उस बॉटल को बच्चे के हाथ में दे दे और कहे कि देखो इसकी शेप कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है। जब उसे छुएगा तो एक बच्चा तीसरे वाले पैटर्न से यानी छूकर सीखता है। जब भी आप देखते हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स में क्या होता है कि वो बहुत सी चीजों को छूकर सीखते हैं, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक मेमोरी को डेवलप कर लेते हैं, फिर वो नोटों की पहचान भी कर लेते हैं, हर चीज को छू के समझ सकते हैं वो। और ऑडिटरी तो उनकी तेज होती है, वीडियोग्राफी से वो देख नहीं सकते, तो वो उन दो सेंसेस से सीखते हैं। तो ये तीन सेंसेस, जो ये तीन मेमोरीज है, ये मेमोरीज आपको अपने बच्चे की पता लगानी है। उस मेमोरी में अगर आप उसे कमांड देंगे तो वो जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।